हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम चर्चा कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ के इतिहास में हमने कल नया महाराणा शासक है, महाराणा प्रताप है, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। महाराणा प्रताप की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था, जो पाली के अखराज सोनगढ़ के पुत्री थे। अगर उदय सिंह की बात करते हैं, उदय सिंह की 3 रानियां थी, सज्जाबाई, धीरबाई बटाणी और जयवंताबाई। सज्जाबाई से इन्हें शक्ति सिंह प्राप्त हुआ था, धीरबाई बटाणी से जगमाल और जयवंताबाई थे, इनसे किका यानी महाराणा प्रताप है उनका जन्म होता है। किका सबसे बड़ा बेटा था, शासक इसको बनाना चाहिए था, लेकिन धीरबाई बटाणी सुंदरता के कारण अपने पतिदेव को कहती है कि अपना बेटा शासक बने, तो जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। उदय सिंह के द्वारा जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। बाद में जब उदय सिंह का देहांत होता है, 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का देहांत होता है, तो वहां पर जब दाह संस्कार करने के लिए गए थे तो पाली के अखराज सोनगढ़ व मेवाड़ के सरदारों ने शासक किसे नियुक्त किया था? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को शासक नियुक्त करते हैं और गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक किया जाता है। बाद में वापस जब कुंभलगढ़ आते हैं तो कुंभलगढ़ में इनका विधिवत राज्याभिषेक किया जाता है और जगमाल को गद्दी से खदेड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है। विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया था और इनके कमर पर शाही तलवार कृष्णदास ब्राह्मण ने इनकी जो तलवार है वो बांधते हैं, वंश परंपरा की थी, यानी शासक जो बनता है वो तलवार अपने साथ रखता है। तो इस प्रकार के उनके कमर पर शाही तलवार बांधी गई थी। जगमाल को जब यहाँ से खदेड़ दिया गया तो जगमाल अकबर की शरण में पहुंचता है। अकबर की शरण में पहुंचता है तो अकबर ने अपने अधीन कार्य करने के कारण जगमाल को जो जहाजपुर की जागीर उपहार स्वरूप दी थी। फिर शक्ति सिंह है वो भी किसके शरण में? अकबर के शरण में चला जाता है। तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। बचपन का नाम इनका किका था। भील जाति के द्वारा इन्हें क्या किका पुकारा जाता था, इनके द्वारा दी गई उपाधि है, तो बचपन का नाम किका कहा जाता है। 28 फरवरी 1572 से लेकर 19 जनवरी 1597 तक शासक रहे। लगभग 24 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। तो इनको बनाने के लिए अकबर अपने अधीन में राजपूतों को सभी को अपने अधीन में करना चाहता था, तो मेवाड़ के शासक प्रताप को भी अपने अधीन में करना चाहेगा। इसने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। तो कल हमने इतना देखा था। आज हम देखते हैं कौन कौन से वो 4 शिष्टमंडल थे। तो महाराणा प्रताप को बनाने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजता है? 4। महाराणा प्रताप 4 शिष्टमंडल भेजता है। प्रताप को बनाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। पहला तो कौन सा था? जलाल खां। जलाल खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजता है। जो कब भेजा था इनके द्वारा अगर बात करते हैं सितंबर 1572 में शिष्टमंडल भेजता है। एक 72 में भेजा था और 3 शिष्टमंडल 73 में भेजता है। तो उनको बनाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। सितंबर 1572 है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो मान सिंह आता है। मान सिंह के नेतृत्व में शिष्टमंडल भेजा था। वो कब भेजा था? जून 1573 को। जून 1573 को। तीसरा भेजता है भगवंत दास। भगवंत दास के नेतृत्व में है और ये इन्होंने भेजा था अक्टूबर 1573 में। और चौथा शिष्टमंडल भेजता है टोडरमल के नेतृत्व में भेजा था और ये इन्होंने भेजा था दिसंबर 1573। प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। एक 72 में भेजा गया था, 3 73 में भेजे गए थे। चारों ही शिष्टमंडल फेल हो जाते हैं, यानी प्रताप कहता है मैं तो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, अकबर के अधीन कभी नहीं होऊंगा। तो जब चारों शिष्टमंडल फेल हो गए, चारों शिष्टमंडल फेल हो जाने के कारण, चारों जब शिष्टमंडल फेल हो जाते हैं तो चारों शिष्टमंडल फेल हो जाने के कारण प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई जाती है। युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की जब महाराणा प्रताप कहता है मैं तो आपकी वीरता किसी प्रकार स्वीकार नहीं करूंगा, तो बाद में क्या योजना बनाई जाती है कि हम महाराणा जो प्रताप है उनको युद्ध के माध्यम से बंदी बनाएंगे, यानी युद्ध मैदान में जाएंगे और वहां से इनको पकड़कर ले आएंगे। तो जहां पर यह योजना बनाई गई थी, जहां बैठकर अपने कार्य योजना करते हैं, शादी या किसी प्रोग्राम फंक्शन होता है तो एक होता है फिक्स स्थान होता है, सभी को वहां बुलाया जाता है और कहते हैं हाँ क्या प्रोग्राम करना है।
उसी प्रकार महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए जो योजना बनाई गई थी वो क्या कहलाता है? अजमेर का किला। उसे किस नाम से जाना जाता है? अजमेर। अजमेर में ही स्थान। इसे अगर हम बात करते हैं अकबर का किला है, जहां पर महाराणा प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई गई थी। वो किला कहां पर है? वो अजमेर में है। इसे किस नाम से जाना जाता है? अकबर का किला है, या इसे शस्त्रागार कहा जाता है। शस्त्रागार है, मैगजीन, मैगजीन है, और दौलत खाना है, दौलत खाना है। शस्त्रागार है, अकबर है, अकबर का किला है, शस्त्रागार है, मैगजीन है, और इसे दौलत खाना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ मुख्य सेनापति किसे बनाया गया था? सेनापति बने थे मान सिंह, मान सिंह। और इनका सहायक सेनापति किसको बनाया था? आसफ खान। आसफ खां को सहायक सेनापति के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। मान सिंह गोयल दूसरे शिष्टमंडल में जाते हैं। दूसरे शिष्टमंडल में जाते हैं तो प्रताप को बनाने के लिए गए थे, उदयपुर जाते हैं। उदय सागर झील में इनको रोका जाता है, कल चर्चा की थी। उदय सागर झील में इन्हें रोकते हैं और महाराणा प्रताप कहते हैं खाना खाकर जा। खाने के लिए इनका आयोजन किया जाता है, व्यवस्था की जाती है, लेकिन महाराणा प्रताप स्वयं खाने पर नहीं आते, अपने बेटे अमर सिंह को भेजते हैं। तो ये बात मान सिंह के द्वारा जब अमर सिंह से पूछा जाता है कि प्रताप जी क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका सर दर्द कर रहा है। तो वो भाप गए थे बात को कि हमने जब मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, इससे महाराणा प्रताप हमसे नाराज है, इसलिए वो खाने पर नहीं आए। तो मान सिंह बिना खाना खाए हुए यहाँ से खड़े होते हैं, उठकर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं जल्द ही वापस, जो प्रताप का सर दर्द कर रहा है, यानी वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनके स्वस्थ करने के लिए जल्द ही वापस आऊंगा। तो अमर सिंह ने कहा था कि ठीक है, जब भी तुम वापस आओ तो अपने फूफा को साथ में लेके आओ, यानी अकबर को तुम साथ में लेकर आना। तो मान सिंह इस चीज से चिढ़ जाता है, गुस्सा करता है, अकबर के पास जाता है, अकबर से कहता है कि जब भी आप मेवाड़ का कोई अभियान चलाएं, यानी मेवाड़ के शासक प्रताप सिंह या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को अपने अधीन में करना चाहें तो मेरे को वहां पर जरूर भेजना, मुझे इस क्षेत्र का जो बागडोर है मेरे अधीन करना। तो फिर मान सिंह बुलाते हैं, कहते हैं कि मैं योजना बना रहा हूं कि युद्ध के माध्यम से हम महाराणा प्रताप को पकड़ेंगे, ऐसे तो हाथ में आने वाला नहीं है, युद्ध के माध्यम से पकड़ेंगे, इसलिए मुख्य सेनापति मैं तुम्हें नियुक्त कर रहा हूं, तुम्हें मुझे महाराणा प्रताप को लाकर देना है, जिंदा या मुर्दा किसी प्रकार तुम प्रताप को पकड़ कर लाओ और मेरे सामने उसे प्रस्तुत करो। इसलिए इस जो मान सिंह है इसे मुख्य सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। ये जाते हैं, मान सिंह थे, मान सिंह जाता है सामने, तो सेना थी मान सिंह की, यानी अकबर की सेना थी। अकबर की सेना में कौन से थे? सामने शासक थे मान सिंह है, और इधर अपने सेनापति थे महाराणा प्रताप स्वयं है। तो युद्ध होता है खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? खमनोर का युद्ध है। खमनोर की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, हल्दी घाटी, राजसमंद। सुबह 9:30 बजे का टाइम, अर्ली मॉर्निंग में सारे पहुंच जाते हैं वहां पर, जल्दी ही वहां पर पहुंच जाते हैं और युद्ध की योजना बनाते हैं, युद्ध करते हैं। तो खमनोर की पहाड़ी, बनास नदी, जगह कौन सी थी जहां पर ये खमनोर का युद्ध हुआ था? बनास नदी है, बनास नदी, खमनोर की पहाड़ी, बनास नदी, खमनोर की पहाड़ी, बनास नदी, खमनोर की पहाड़ी, या इसे गोगुंदा की पहाड़ी, बनास नदी, खमनोर की पहाड़ी या गोगुंदा की पहाड़ी। ये जगह कहां पर है? हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, राजसमंद, राजसमंद में। कौन सा संबंध है? राजसमंद है। तो खमनोर की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, बनास नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा गया था जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध का आयोजन कब किया गया था? तो इसमें 2 पॉइंट आते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में एक तो आता है 18 जून 1576 को, जो आरबीएससी की ऑथेंटिक बुक है, यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उनके अनुसार ऑथेंटिक जो डाटा दिया गया है उनके अनुसार कहा गया है कि यह जो युद्ध था 18 जून 1576 को, यह युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। लेकिन अपने एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा है, इनकी एक पुस्तक है, राजस्थान से संबंधित इनकी एक पुस्तक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की यह पुस्तक है। इसमें डाटा दिया गया है कि यह युद्ध 18 को नहीं होकर 21 जून को, 21 जून 1576 को।
लेकिन आरबीसी अपना वोट कौन सा मानती है, 18 जून का है, तो प्रायिकता अपने 18 जून को देंगे। दोनों ऑप्शन साथ में आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो प्रायिकता अपने 18 जून को देनी है, क्योंकि अथॉरिटिक बुक है वहां से उठाया गया है। हिंदी गणित अकादमी की गोपीनाथ शर्मा की स्वयं की बुक है, इनके अनुसार तो 21 जून बताया गया है, लेकिन ऑथेंटिकता के आधार पर हमें किसे मानना है, 21 जून 1576 को। जो आरबीसी की बुक है वो 21 जून 1576, आरबीसी की बुक है उसमें 18 जून 1576 है। अगर गोपीनाथ शर्मा की स्वयं की बुक की अगर बात करते हैं तो 21 जून है, एक ही ऑप्शन मिलेगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने को देखना है। तो ये युद्ध हुआ था, कहाँ पर होता है, हल्दी घाटी में। कहाँ पर स्थित है, बनास नदी के तट पर, कमनौर की पहाड़ी, कुकुंदा की पहाड़ी, हल्दी घाटी राजसमंद में है। इसको प्रताप ने स्वयं चुना था, इस क्षेत्र को प्रताप स्वयं चुनते हैं। प्रताप ने इस क्षेत्र को क्यों चुना, क्योंकि यहाँ खमनौर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या पतली पतली घाटियां हैं, उनके पास सैनिक कितने थे, 20,000। मात्र कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिक थे और मुगलों के पास कितने थे, 80,000 सेना थी। तो उन सैनिकों से निपटने के लिए महाराणा प्रताप ने योजना बनाई कि मैं एक ऐसा क्षेत्र चुनूं जहां पर मैं उन पर अपने जो प्रभुत्व है वो स्थापित कर सकूं, यानी उन्हें अपने अधीन कर सकूं। तो उन्होंने एक प्रकार का क्षेत्र चुना था, वहां पर एक व्यक्ति एक समय निकल सकता था। महाराणा प्रताप आकर जाकर खड़े हो जाते, इनकी सेना आती है तो उनको कहे उस क्षेत्र से एक निकल रहे थे तो एक को मार रहे थे। इस प्रकार का है उन्होंने योजना बनाई थी, इसलिए इस क्षेत्र को उन्होंने चुना था। कौन सा आता है, खमनौर की पहाड़ी है। युद्ध कब हुआ, 18 जून 1576 आरबीसी की बुक के हिसाब से। अब सेनापति अपना कौन सा था, मान सिंह। महाराणा प्रताप का अगर हम बात करते हैं, महाराणा प्रताप स्वयं थे और इधर अकबर का मुख्य सेनापति कौन सा था, मान सिंह था। मान सिंह किस पर होता है, हाथी पर। मान सिंह जी हाथी पर बैठे थे, ऊंचा होता था इनका, हाथी पर थे। हाथी पर क्या था, ओदा था। मान सिंह जी हाथी पर बैठे, हाथी पर ओदा लगा होता, यानी गद्दी लगी होती, गद्दी के ऊपर एक इस प्रकार की मुकुट रूप छतरी होती, वहां पर ये बैठे थे। मान सिंह हाथी पर बैठा था, ओदा था। हाथी का नाम क्या है, मर्दाना या हवाई। हाथी को क्या नाम दिया गया, मर्दाना या हवाई। इनके हाथियों के अलग अलग नाम थे, तो गजराज है, सोनू है, लूणा है, इस प्रकार अलग अलग इनके नाम रखे गए। आगे चर्चा करेंगे। तो मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, ये ओदा था, इनके ऊपर ओदा लगा हुआ था और उनके ऊपर बैठे थे। अपने सामने कौन से थे, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। इधर अपने कौन से थे, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पास घोड़ा था, अपने सारे जानते हैं महाराणा प्रताप घोड़ा रखते थे। उनके पास एक घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या, चेतक। बहुत ही शानदार घोड़ा कहा जाता है, इतना समझदार घोड़ा था, एक सेनापति की तरह हमेशा महाराणा प्रताप के सामने डटकर खड़ा रहा था। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को, मान सिंह आता है सेनापति, युद्ध लड़ रहे थे, सारे सेनापति युद्ध लड़ रहे थे। जैसे ही महाराणा प्रताप को मान सिंह हाथी पर आता हुआ दूर से दिखाई देता है, तो महाराणा प्रताप जी अपने जो घोड़ा था उसको डिग लगाते हैं, यानी पैर की तरफ लगाते हैं, तो वो घोड़ा भागता है और घोड़ा अपने स्वामी की बात समझकर कहां पहुंच जाता है, इस मान सिंह के हाथी के सामने पहुंच जाता है। फिर महाराणा प्रताप द्वारा अपने घोड़े को क्या है, डेग देते हैं, यानी एडी से क्या है इस प्रकार पैरों से लगाते हैं, तो वह समझ जाता है कि मेरा स्वामी मान सिंह पर हमला करने के लिए कह रहा है। मान सिंह हाथी पर था, मान सिंह हाथी पर था, हाथी का इस प्रकार सूंड बाहर निकला हुआ था, ठीक है, इस प्रकार सूंड था और इस सूंड पर क्या खंजर लगे हुए थे। इस प्रकार सुरक्षा के लिए क्या है, जालीनुमा खंजर लगाए जाते हैं, तो ये सूंड था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े ने जैसे स्वामी की बात समझी, महाराणा प्रताप का घोड़ा ऊंचा उठा और इसके सूंड पर यहाँ पर पैर रखी, और महाराणा प्रताप ने जैसे घोड़ा ऊंचा हुआ, हाथ में भाला रखते थे, भाले से मान सिंह पर प्रहार किया, भाले पर मान सिंह पर प्रहार किया। मान सिंह थोड़ा नीचे झुक गया, नीचे झुकने के कारण पीछे जो ओदा था, जहां पर इस हाथी को चला रहा था, जो चलाने वाला था उसके लग जाता है ये जो भाला है, लगता है मान सिंह बच गया था, ये ओदा है नीचे गिर गया था और ये मारा गया था। जो हाथी का सेना जो चलाने वाला था वो मारा जाता है और मान सिंह इसमें बच जाते हैं, मान सिंह इसमें बच गए थे। लेकिन महाराणा प्रताप की घोड़ा था जिसने छलांग लगाई थी और सूंड के ऊपर पग रखकर ऊंचा किया था, उसका पैर इस सूंड के आगे तारीनुमा संरचना ऐसे लगी हुई, यानी ऐसे तलवारें लोग ऐसे आगे जालीनुमा संरचना लगाई होती है, यानी जंजीरों से इस प्रकार उनको सजावट के रूप में लगाया गया था जिससे हाथी पर प्रहार न हो सके। इसमें अपने महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था चेतक है, उसका पैर फंस गया था, वो पैर कट गया था, घायल हो गया था, एक साइड से क्या घायल हो जाता है। लेकिन अपने स्वामी को चेतक ने पता नहीं चलने दिया, फिर नीचे पैर करता है, भागता है। इस चीज को दूर से झाला पीता देख रहा था, सादरी का झाला पीता। जब युद्ध लड़ा जाता है तो एक टुकड़ी ऐसी होती है जो स्वामी या सम्राट जो मेन होता है उनके ऊपर नजर रखती, दूर खड़ी रहती है, देखती रहती है कब तक अपने सेनापति सही रूप से
जो युद्ध लड़ रहे हैं, अगर इन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वह टुकड़ी तुरंत प्रभाव से वहां से आती है और अपने सम्राट को बचाती है। तो झाला विदा था, सादरी का था, झाला विदा सादरी का था, वो आता है, वो भागकर आया था सादरी का। और एक कौन सा था? हाकिम खां सुर है, हाकिम खां सुर कहा जाता है एकमात्र मुगल सेनापति था जो महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। कहा जाता है खमनोर के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र मुगल सेना नायक था जिसने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। बाकी तो मुगल सेनापति उनकी तरफ थे। एकमात्र ऐसा शासक था, यानी ऐसा व्यक्ति था जिसने, हाकिम कासुर है, मुगल था लेकिन मुगलों के विरुद्ध लड़ा था। हाकिम कासुर एकमात्र मुगल सेनापति था, एकमात्र मुगल सैनिक या सेना नायक था। ठीक है, तो झाला विदा है, झाला विदा दूर से देख, सादरी के झाला विदा है, दूर से महाराणा प्रताप को देखते हैं और पता चला कि महाराणा प्रताप अब घोड़ा घायल हो गया। तो वो आते हैं, भागकर दूर से आते हैं, महाराणा प्रताप के पास पहुंचते हैं, महाराणा प्रताप से कहते हैं कि आप अपना राजमुकुट मुझे दें, आप अपना राजमुकुट मुझे दें और आप यहाँ से निकल जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, युद्ध को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन फिर झाला विदा ने कहा था इसी में मेवाड़ की भलाई है, अगर आप यहाँ से सुरक्षित निकल गए तो कल को मेवाड़ को आप बचा लोगे, लेकिन आज आप यहाँ घायल होगे या मारेंगे तो मेवाड़ का आने वाले समय में शासक नहीं, क्योंकि ये अपने अधीन में लेगा, अकबर है अपने अधीन में लेगा, सुलेकुल की नीति अपनाई हुई इसने। तो झाला विदा ने राजमुकुट धारण किया था। झाला विदा क्या करता है? राजमुकुट धारण किया, यानी जो संरचना जिस प्रकार की महाराणा प्रताप ने अस्त्र शस्त्र पहने हुए थे, ऊपर सिर पर था, राजमुकुट धारण किया था, उनसे लेते हैं और अब स्वयं ये पहनते हैं और इनको कहीं यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से कहे महाराणा प्रताप निकल गए, चेतक को लेकर महाराणा प्रताप यहाँ से निकल जाते हैं, चेतक को लेकर महाराणा प्रताप यहाँ से निकले। बाद में झाला विदा लड़ रहा था, झाला विदा लड़ रहा था हाकिम खां के साथ, हाकिम खां सुर ये दोनों लड़ रहे थे, लंबे समय तक ये लड़ते, लंबे समय तक लड़ते रहे, क्योंकि किसी को पता नहीं चला कि महाराणा प्रताप स्वयं है या और व्यक्ति है। तो महाराणा प्रताप यहाँ से निकल रहा था, लेकिन थोड़े ही समय बाद दो मुगलों ने महाराणा प्रताप को जाते हुए देख लिया घोड़े से, क्योंकि पहचानते तो हैं सम्राट को। तो उन्होंने, मुगलों ने इनको जाते हुए देख लिया, चेतक का पीछा किया। मुगलों ने क्या चेतक का पीछा किया? चेतक का पीछा किया। महाराणा प्रताप जा रहे थे, लेकिन घोड़ा क्या, थोड़ा सा इनके पैर में चोट आई थी, घोड़ा सही रूप से चल नहीं पा रहा था, तो इसलिए क्या है ये इनको घेर लिया, मुगलों ने क्या है चेतक को घेर लिया था। तो अब क्या है महाराणा प्रताप स्वयं कोशिश कर रहे थे बचने के लिए, भाला था, भाला रखते थे और अन्य शस्त्र थे इनके पास, लेकिन इन्होंने घेर लिया था चारों तरफ से। फिर इनका सौतेला भाई है शक्ति सिंह, शक्ति सिंह कौन सा है? शक्ति सिंह, सज्जाबाई का बेटा। उदय सिंह की पत्नी थी, धर्मपत्नी है जिसका नाम सज्जाबाई है, उससे एक उत्पन्न संतान हुई थी शक्ति सिंह है। इसका क्या है? सौतेला भाई, जो अकबर की शरण में चला गया, शुरू में पढ़ा था हमने, अकबर की शरण में चला गया था, तो वो यही हुआ, अकबर के सेनानायक के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा था। उसने देखा कि मुगलों ने अपने भाई को घेर लिया है, यानी प्रताप को घेर लिया है, तो शक्ति सिंह आता है, शक्ति सिंह आता है, उन मुगलों को मारा और चेतक को कहे बचाया, चेतक को महाराणा प्रताप को बचाते हैं। और फिर चेतक आगे निकल गया था, महाराणा प्रताप आगे चले जाते हैं, शक्ति सिंह इनसे लड़ करके इनको मुगलों को खत्म करता है और महाराणा प्रताप और उनको सुरक्षित ले जाता है। बाद में जाते समय बलीचा गांव के पास एक नाला था, चेतक जब इस नाले को पार कर रहा था तो चेतक क्या है अपने पूर्ण रूप से क्या कार्य किया था उसने, चेतक अंतिम सांस ली, इस नाले को पार नहीं कर पाया और वहां इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है महाराणा प्रताप प्रथम बार रोया था। महाराणा प्रताप ऐसा स्वावलंबी शासक था, शक्तिशाली शासक था, कभी नहीं रोया, लेकिन जब चेतक की मृत्यु होती है तो उस समय यह रोया था। महाराणा प्रताप रोता है, तो उस समय महाराणा प्रताप यहाँ रो रहे थे, इधर से अपना शक्ति सिंह आता है। शक्ति सिंह ने कहा ओ नीले घोड़े रे असवार, ओ नीले घोड़े रे असवार, यानी वो नीले घोड़े रे असवार, यानी नीले घोड़े की सवारी करने वाले। तो उन्होंने महाराणा प्रताप ने ऊपर की तरफ मुंह किया, जैसे ही देखा सामने अपने भाई शक्ति सिंह को पाता है। शक्ति सिंह आते हैं और अपने भाई से माफी मांगते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि मैंने आपके साथ विश्वासघात किया, मैं अकबर की शरण में चला गया, मैंने ये बहुत बड़ी भूल की, मुझे माफ कीजिए, मैं अब आपका साथ देना चाहता हूँ। तो प्रताप ने इन्हें गले लगाया और क्या है इनको बहुत अच्छे तरीके से कहा ठीक है कोई बात नहीं, भाई तो भाई है। तो एक तो कौन सा था? सगा भाई था, संग्राम सिंह का सगा भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया। किस प्रकार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने भाई सांगा की आंख फोड़ दी और अंतिम समय में उसे मारना चाहा था, भागकर अजमेर के करमचंद के पास शरण लेता है। और एक ये देखिए सुतेला भाई है, माँ दोनों की सेम नहीं, तो प्रेम परंपरा या अपना खून
न बढ़कर दूसरा व्यक्ति किस प्रकार सहयोग करता है। सौतेले भाई ने इस महाराणा प्रताप को बचाया था। सौतेले भाई है, उनके द्वारा महाराणा प्रताप को बचाया जाता है। महाराणा प्रताप यहाँ से निकलते हैं, महाराणा प्रताप के द्वारा यहाँ से क्या निकला जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं, महाराणा प्रताप ने इसके चरण स्पर्श किए थे, महाराणा प्रताप के चरण स्पर्श किए थे और इन्होंने गले लगाया था। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है। एक ग्रंथ है अमरकाव्य वंशावली, अमरकाव्य वंशावली है या राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति है। इसके लेखक कौन से आते हैं, रणछोड़ भट्ट है। तो अमरकाव्य वंशावली या राज प्रशस्ति है, इसके लेखक रणछोड़ भट्ट है। उनके द्वारा इस पूरे युद्ध वर्णन का बताया गया है कि शक्ति सिंह ने किस प्रकार अपने भाई को बचाया था। तो कौन सा आता है, अगर हम बात करते हैं अमरकाव्य वंशावली है या इसका दूसरा नाम राज प्रशस्ति है। इसमें इन्होंने पूरा वर्णन किया है कि किस प्रकार एक सौतेले भाई ने अपने भाई को बचाया था। अब जो युद्ध हुआ, ये युद्ध होता है हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी में यह युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी में यह युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को। आरबीसी बुक के अनुसार है। इस युद्ध को अलग अलग जो लेखक थे उनके द्वारा अलग अलग नाम दिया गया। पहले अगर हम बात करते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा, पहला हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को अब्दुल कादिर बदायूनी, हल्दी घाटी के इस युद्ध को अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा अपने ग्रंथ है मुल्ताक उल त्वारिफ है। कौन सा है, मुल्ताक उल त्वारिफ है। कई बार ग्रंथ पूछ लेते हैं कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने किस ग्रंथ में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुल्ताक उल त्वारिफ है ग्रंथ में हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी का जो युद्ध था इसे किस नाम से कहता है, ये कहता है कि यह गोगुंदा का युद्ध था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा अपने ग्रंथ है मुल्ताक उल त्वारिफ है। कौन सा है, मुल्ताक उल त्वारिफ में इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। ये कौन था, ये अब्दुल कादिर बदायूनी था। मुगल सेना नायक की तरफ जाने वाला था। ये क्या था, मुगलों की तरफ क्या है, कहते हैं कि जब सेना में किसी प्रकार का आक्रोश आ जाता है, सेना का हौसला डिग जाता है, तो उस समय ये अपने साथ रखते थे। इस प्रकार के जो गाने वाले हैं या इस प्रकार के जो उनमें जोश बरस के ऐसे व्यक्तियों को रखते थे। तो अब्दुल कादिर बदायूनी है, इनको साथ लेकर गए थे। कहा जाता है अब्दुल कादिर बदायूनी ने राजपूतों के द्वारा मुगलों के ऊपर इस प्रकार का आक्रमण देखा कि यह भयभीत हो गए। सेना तो भाग रही थी, इनके साथ क्या यही भागते हैं और यहाँ से क्या है भागकर वापस अपने स्थान पर पहुंचते हैं। और बाद में इस जो हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव वर्णन कहते हैं और कहते हैं कि इस खतरनाक मोड़ पर राजपूत लड़े थे कि मुगलों की 80,000 सेना भी उनके सामने नहीं टिक पाई थी, तो ये भाग जाते हैं। इस युद्ध में इतना खतरनाक राजपूतों ने हौसला दिखाया था। कौन सा है, अब्दुल कादिर बदायूनी है। इन्हें हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। कौन सी पुस्तक है, मुल्ताक उल त्वारिफ में। दूसरे आते हैं अबुल फजल। कौन से आते हैं, अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को, अपनी पुस्तक है अकबरनामा है, अकबरनामा। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को अपनी पुस्तक अकबरनामा में क्या कहा है, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध है। तो खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को अकबरनामा पुस्तक है उसमें खमनोर का युद्ध कहा है। तीसरा कौन सा आता है, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाते हैं। उन्होंने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया और राजस्थान का इतिहास रखा। इन्होंने इसे क्या कहा था, मेवाड़ की थर्मोपोली। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा या इसे राजस्थान की थर्मोपोली कहा।
तो हल्दी घाटी के युद्ध को इतिहासकार आते हैं अपने कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें कहा था, इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली है या राजस्थान की थर्मोपोली का नाम दिया था। इसके बाद में अगले आते हैं इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा है। इतिहासकार कौन से आते हैं अपने? गोपीनाथ शर्मा है। गोपीनाथ शर्मा ने इसे कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक, कौन सा नायक है? अनिर्णायक युद्ध कहा। गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा था। इस युद्ध को क्या कहा था? अनिर्णायक युद्ध कहते हैं। बहुत बार प्रश्न आया है कि किस के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा था। और यहाँ पर एक सेनापति था आसफ खान, एक सेनापति था आसफ खान ने क्या किया था? जिहाद का नारा दिया था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में आसफ खान, कौन सा खान है? आसफ खान ने जिहाद का नारा दिया। वही आसफ खान सेनापति के रूप में कौन से थे? मान सिंह और आसफ खान था। युद्ध के माध्यम से बंदी बनाएंगे महाराणा प्रताप को, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को बंदी बनाएंगे और कहे अकबर के सामने लाएंगे। तो इसके द्वारा आसफ खान ने जिहाद का नारा दिया था, यानी मुगल सेना नायक थे। मुगल जो सेना थी वो क्या डर गई थी, प्रताप की सेना से बहुत भयभीत हो गई, आगे पीछे हो रहे थे। तो फिर आते हैं आसफ खान, कहते हैं जिहाद का नारा दिया था, तुम अपने जिहाद के लिए इतना नहीं कर सकते। तो मुगल सम्राट या मुगल सेनानायक जो सारे थे वो जिहाद के ऊपर तो अंतिम रूप से जब कोई कार्य नहीं करता है तो जिहाद का नारा देकर के उनको युद्ध लड़ाया जाता है। तो जिहाद का नारा दिया था, फिर सेना लड़ी थी। यहाँ पर एक हुए थे मित्र खान, कौन से आते हैं? मित्र खान। मित्र खान ने झूठी अफवाह फैलाई थी कि अकबर आ रहा है, कि अकबर आ रहा है। तो मित्र खान यहाँ का था, मुगलों का था। उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई थी। क्यों? सेनानायक सारे भाग राजपूतों से भयभीत हो गए, डर रहे थे। क्यों? उन्होंने इस प्रकार कटाई की थी, इस प्रकार इनको मार रहे थे कि भयभीत हो जाते हैं मुगल और इधर उधर भागने लगते हैं। तब यहाँ एक मित्र का नाम का व्यक्ति था, वो कहता है कि अकबर स्वयं आ रहे। अकबर स्वयं इस युद्ध में नहीं गए थे, लेकिन उसने झूठी अफवाह फैलाई है कि अकबर स्वयं आए हैं, अकबर स्वयं आ रहे हैं। तो उनमें जोश हो गया, सेनानायकों में क्या है? जोश हो गया। उस जोश के बारे में बाद में वो लड़े। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध को किसने गोगुंदा का युद्ध कहा? अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा है, मुल्ताक उल वारिफ में कहा गया है। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। कौन सा ग्रंथ है इनका? अकबरनामा है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ की थर्मोपोल या राजस्थान की थर्मोपोल। गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा था। इसके बाद अपने आते हैं जो मित्र खान है। मित्र खान ने अकबर को कहा कि अकबर आ रहा है, तो सेना में जोश भर गया था। और आसफ खान की अगर बात करते हैं, जिहाद का नारा दिया था। आसफ खान के द्वारा जिहाद का नारा दिया था, जिसमें सेना में आत्मविश्वास बढ़ा और सेना के लड़ने के लिए आगे आई थी। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में क्या है? जीतता कौन है? हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीतता है? इस युद्ध की अगर हम बात करते हैं, जीत जाता है अपना अकबर का मान सिंह। हल्दी घाटी में क्या? मान सिंह जीत जाता है। और अगर हम बात करते हैं प्रताप की हार, मान सिंह जीत जाता है और प्रताप की हार होती है। प्रताप की हार हो जाने के बाद फिर भी मान सिंह प्रताप को अपने साथ लेकर नहीं गया था। ये बात अकबर को अच्छी नहीं लगी। अकबर ने कहा, तू कह रहा था मैं मान सिंह को लाऊंगा, जब भी तुम मेवाड़ के किसी अभियान में भेजो तो मुझे मुख्य सेनापति के रूप में भेजना और मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा। तूने कहा था, मैंने तुझे भेजा, लेकिन तू फिर पकड़ कर नहीं लाया। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर के द्वारा मान सिंह से मनसबदारी छीन ली जाती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद अकबर के द्वारा मान सिंह से मनसबदार पद छीन लिया गया था। चर्चा करेंगे मनसबदार होता क्या है। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मान सिंह नाराज हो गया था। मान सिंह नहीं, अकबर नाराज हो गया था। मान सिंह से अकबर नाराज हो जाता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मान सिंह से मनसबदारी छीन ली थी। हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इस युद्ध को देखते हैं। देखने के बाद अकबर कहता है, तू कह रहा था लाऊंगा, अकबर क्या नाराज हो गए थे? तू ऐसे कहता ही है, तू पकड़ कर लाया नहीं उसको, मेरे चरणों में लाया नहीं, तो इसलिए क्या इससे मनसबदारी छीन ली जाती है। मनसबदारी पद क्या है? छीन लिया जाता है। तो इसमें हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अलग अलग लोगों ने इस प्रकार अपने अलग अलग विचार दिए। अब मनसबदार होता क्या है? मनसबदार
होता क्या है, मनसबदार एक पद है, एक प्रथा है जो स्टार्ट किसने की थी, अकबर के द्वारा। मनसबदार क्या है, एक प्रथा है या एक पद है, ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। क्या नाम है, मनसबदार प्रथा या पद। मनसबदार प्रथा या पद की अगर बात करते हैं तो शुरुआत की थी अकबर ने। मनसबदार पद या प्रथा आरंभ करने वाला व्यक्ति कौन सा है, अकबर है। मनसबदार अब कहा किसे जाता है, इसमें दो पद होते हैं, मनसबदार में दो पद होते हैं। एक तो क्या होता है, स्तर होता है, एक क्या होता है, सवार होता है। सवार मनसबदार में दो पद रखे गए, एक पद का नाम है जिसे स्तर कहा जाता है और दूसरे पद का नाम क्या है, सवार है। दूसरे पद का सवार है। जब भी मुगल सेनापति के द्वारा सैनिकों की भर्ती की जाती है तो उन सैनिकों में भर्ती के लिए सेनानायक और सेना के जो अन्य कार्य करने वाले व्यक्ति है उनके एक स्तर देखा जाता है। उनका एक जैसे अपने होता है कि एग्जाम होगा, उस प्रकार का उनकी एक प्रक्रिया है, उसमें देखा जाता है कि दो पद होने चाहिए। मनसबदार के लिए क्या है, दो पद देखते हैं। इसमें से एक पद तो बहुत जरूरी है, प्रत्येक मनसबदार के लिए स्तर होना जरूरी है, उसका एक स्तर एक लेवल होना जरूरी है। स्तर को क्या कहा जाता है, जात। स्तर को किस नाम से जानते हैं, जात, यानी औकात। कहते हैं ना तेरी औकात क्या है, कई बार कहते हैं अपना कुछ लेवल नहीं होता है, अपना कुछ लेवल नहीं होता है। गांव में या शहर में जहां भी रहते हैं अपने को कोई जानते नहीं, तो कोई व्यक्ति होता है जिसको ज्यादा जानते हैं, परिचित होता है, वो कहता है तेरी औकात क्या है। तेरे को जानता कौन है, तेरी औकात क्या है, तो वही क्या है, जात है, औकात है या स्तर कहा जाता है। तो जब भी मनसबदार रखा जाता था, पर जब भी जो अकबर था उसके द्वारा मनसबदार नियुक्त किया जाता था, रखा जाता था, तो इसकी जात देखते कि व्यक्ति की जात क्या है, उसका स्तर कितना है, एक अपने लेवल का है, लड़ाई करने वाला या ऐसे ही है, ठीक है। तो जात, स्तर और औकात देखी जाती है। दूसरा है सवार है। सवार पद किसके लिए, सवारी के लिए। सवारी यानी घुड़सवारी, यानी दूसरा देखा जाता है कि व्यक्ति घुड़सवार है या नहीं, घुड़सवारी कर सकता है नहीं। सैनिकों की जो नियुक्ति थी इस आधार पर की जाती थी। एक तो पद देखा जाता था स्तर है यानी जात है, और दूसरा देखा जाता था सवार है यानी सवारी पद देखी जाती है। तेरी औकात क्या है, अगर उसकी औकात अच्छी होती तो उसे नियुक्त कर दिया जाता, उसे नियुक्त कर दिया जाता है। यदि औकात अच्छी नहीं है तो नियुक्त नहीं करते। तो प्रत्येक मनसबदार के लिए कौन सा है, जात पद होना जरूरी है। प्रत्येक मनसबदार के लिए जात पद होना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं अपने जैसे औकात नहीं, कोई लेवल नहीं है तो कोई नहीं पूछता। बड़े लोग सर्विस में होता है, बड़े होते हैं, परिवार उनका एक अलग ही होता है, उनका एक अलग ही एटीट्यूड होता है, उनका एक रुतबा होता है, उनका एक स्तर होता है। अपने जैसे सामान्य से होते हैं तो उनको क्या कोई नहीं पूछता है। तो अलग अलग रुतबा अलग अलग होते हैं। फिर उनका अगर हम बात करते हैं लेवल भी अलग, अगर जात स्तर अच्छी होती है, अगर औकात अच्छी होती है तो व्यक्ति का लेवल भी, थिंकिंग भी अच्छी होती है। बड़े से जैसे शहर में रहने वाला, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, तो शहर वाले के हाई थिंकिंग का हो। प्रत्येक 6 माह में क्या है उनका भ्रमण होता है, इधर उधर घूमने जाते हैं, इधर उधर रहते हैं। एक गांव का व्यक्ति उसी के अपने कार्यों से टाइम नहीं मिलता है, वो अपने कार्य करता है। तो इस प्रकार जिसका स्तर जात औकात अच्छी होती है वो ऊंचे लेवल पर जाता है, और जो सामान्य क्षेत्र के कोशिश तो करते हैं लेकिन वो कोई पार कर जाता है, कोई पार नहीं करता है। इस प्रकार जब अकबर के द्वारा नियुक्ति की जाती थी तो उनका क्या सेटअप देखता, लेवल देखता था कि हाँ कौन योग्यता के हिसाब से क्या आगे बढ़ सकता है, उनको लेते थे, और जो निम्नलिखित थे उनको क्या बाहर निकाल दिया जाता था। अब हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप के इस अभियान में, महाराणा प्रताप के इस अभियान में उसका भील सेनापति कौन था, तो कुंजा भील था। भीलों के आसपास रहते थे, भीलों के द्वारा इन्हें क्या उपाधि प्रदान की थी। तो भील सेनापति अगर हम बात करते हैं प्रताप का भील सेनापति कुंजा भील, कुंजा नहीं है, कुंजा भील है, पहले कुंजा था, कुंजा नहीं है, कुंजा भील है। महाराणा प्रताप का भील सेनापति कुंजा भील था। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, महाराणा प्रताप हाथी रखता था, हाथी तो रखते थे फ्रांस में। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। बाद में मुगलों ने पकड़ लिया, वह इसका नाम पीर प्रसाद, कौन सा प्रसाद है, पीर प्रसाद कर दिया।
महाराणा प्रताप की स्वयं के हाथी का नाम राम प्रसाद। मुगल सेनानायक है वो आए थे, ये युद्ध से जब निकल जाता है तो उन्होंने इस हाथी को पकड़ लिया था। इस हाथी का नाम क्या कर दिया था? पीर प्रसाद कर दिया। इस हाथी का नाम क्या कर दिया था? पीर प्रसाद कर दिया था। अब जो हल्दी घाटी के युद्ध में कई अन्य हाथी प्रयोग में लिए गए थे। उन हाथियों की अगर हम बात करते हैं, नाम अलग अलग थे। हमने देखा था मानसी के हाथी का नाम मर्दाना या हवाई है। अगर हम बात करते हैं तीसरा, हल्दी घाटी के अन्य हाथियों के नाम, अन्य हाथियों के नाम है लूणा है, गजराज, गजमुक्त, सोनू। ठीक है, तो लूणा, गजराज पूछ लिया जाए। हल्दी घाटी के हाथियों के नाम बताइए। चार ऑप्शन दें। अपने क्वेश्चन क्वेश्चन सीरीज चला रखी है, उस क्वेश्चन में देखेंगे कि हल्दी घाटी के हाथियों के क्या क्या नाम हैं। गजमुक्त है, गजराज है, और अगर हम बात करते हैं इनमें कहा जाता है कि एक इसकी उपाधि है खंडेराव, चक्रवाक। लूणा है, गजराज है, गजमुक्त है, सोनू है, खंडेराव है। सोनू कई बार लूणा और सोनू पर क्वेश्चन बने हैं, तो गजराज है, लूणा है, सोनू है और गजमुक्त है। और अगर हम बात करते हैं खंडेराव है, चक्रवाक है, ये इन हाथियों के नाम थे। यहाँ पर हल्दी घाटी में जो हाथियों का उपयोग किया गया था उनके अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग नाम रखे गए थे। इनके अलग अलग नाम रखे जाते हैं। तो सोनू, खंडेराव है, चक्रवाक है, लूणा है, गजराज, गजमुक्त है। और इसमें एक आता है रण है, रण और मगर। रण और मगर बीच में के हाथियों के नाम थे वो रखे गए। अब पूछा जाता है महाराणा प्रताप के दरबार में एक पंडित रहते, उनका नाम क्या है? चक्रपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित है, यानी सीधा इसमें लिखते हैं पंडित। महाराणा दरबार के दरबारी पंडित कौन से थे? चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप की अगर मैं बात करता हूं कि पंडित जी का नाम बताइए, तो उनके पंडित का नाम क्या था? चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र है, वो इनके पंडिताई का काम किया करते थे। अब थोड़ा सा दे लेते हैं। मनसबदार पद कितने होते हैं? 2 पद या प्रथा। आरंभ किसने की थी? अकबर ने की थी। प्रत्येक मनसबदार के लिए जात या स्तर या औकात पद होना जरूरी है और सवारी पद होना कोई जरूरी नहीं होता है। प्रताप का भील सेनापति कुंजाभील, प्रताप का भील सेनापति कुंजाभील था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। बाद में मुगलों ने इसे पकड़ लिया, पीर प्रसाद कर दिया गया। और इसकी अगर बात करते हैं हल्दी घाटी के अन्य हाथियों के नाम, लूणा है, गजराज है, गजमुक्त है, खंडेराव है, चक्रवाक है, रन है, मगर है, सोनू है। पंडित कौन से थे? चक्रपाणी मिश्र है। पंडित इसके कौन से थे? चक्रपाणी मिश्र है। अब हल्दी घाटी के बाद, हल्दी घाटी से भाग, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी से भगा दिया गया था। तो हल्दी घाटी से जब महाराणा प्रताप निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है, उसके बाद उसने शरण कहाँ ली थी? तो हल्दी घाटी के बाद, हल्दी घाटी के बाद प्रताप, महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, जहां पर इनका जन्म हुआ था, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में शरण ली। हल्दी घाटी का जब युद्ध हो गया था तो महाराणा प्रताप को यहाँ से भगा दिया जाता है, तो भागकर कहीं न कहीं जाएगा। तो यहाँ पर के बाद में शरण कहाँ ली थी? जो कुंभलगढ़ दुर्ग था, जहां पर इनका जन्म हुआ था, वहां पर ये अपने वहां पर जाते हैं और वहां पर ये शरण लेते हैं। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने एक पद्धति है गुरिल्ला या छापामार पद्धति का प्रयोग करना सीखा था। इसमें लिखेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने छापामार या गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग करना सीखा। ये वही पद्धति है जो हमने पहले ही पढ़ी थी। मैंने कहा था आगे फिर चर्चा करेंगे। गुरिल्ला या छापामार पद्धति, यानी गुरिल्ले की तरह क्या, पहले तो बैठ जाओ, फिर एकदम आक्रमण कर दो, ठीक है, छुप कर बैठ जाएंगे, फिर पीछे से क्या आक्रमण करते हैं। 1326 में सिसोदा गांव का जागीरदार था हमीर सिसोदिया है, उसके द्वारा कौन सा था? उसके द्वारा अगर हम बात करते हैं तो
अमीर का सिसोदा गांव का जागीरदार था, उसके द्वारा 1326 में प्रथम बार इसका प्रयोग किया गया था। इसका प्रयोग कर उसने मेवाड़ में स्वदेशता की स्थापना की थी। जयसिंह था, जयसिंह को किसने आक्रमण किया था? मालदेव, जो मुछाला मालदेव था, चौहान था, उनका पुत्र जयसिंह है, उनके ऊपर आक्रमण करता है और वहां पर ये स्थापित करता है। तो 1326 में प्रथम बार छापामार या गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग किया गया था। उस पद्धति को महाराणा प्रताप इस जो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में क्या है सीखता है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में सीखता है। इसकी आर्थिक जो स्थिति थी वो कमजोर हो जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध में क्या है, इतना पैसा लगा, इतने सेनानायक मारे गए थे, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, यानी पैसा ना पैसा बचा बना सेना बची थी, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इसलिए इसकी आर्थिक सहायता पाली का भामाशाह के द्वारा इसकी आर्थिक सहायता की जाती है। तो पाली का निवासी था, कौन सा है? भामाशाह है। प्रताप की आर्थिक सहायता पाली निवासी भामाशाह ने किसे दिए थे? कुछ पैसे देता है, सेना में देता है, निवासी भामाशाह ने की थी। इसलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। पहले मेवाड़ का उद्धारक देखा था, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। शिशोदेशता की स्थापना करने वाला अमीर था, उसे भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और दूसरा, पाली के भामाशाह के द्वारा मेवाड़ को पैसे दिए गए थे, मेवाड़ के शासक प्रताप को पैसे दिए गए थे और कुछ सेना दी गई थी। इसके माध्यम से वह अपनी सेना का पुनर्गठन करता है और जो शस्त्र है उनमें बढ़ोतरी करता है। इस प्रकार इस भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। जब इसने पैसे दिए और इस प्रकार सैनिक सहायता की, तो ये कौन सा, ये इनका पुनर्गठन करता है, सेना का पुनर्गठन किया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब भामाशाह इसकी आर्थिक सहायता करता है, तो इस आर्थिक सहायता के बाद प्रताप की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो प्रताप की स्थिति अच्छी हो जाने के बाद प्रताप उसके बाद एक सेना का पुनर्गठन करता है, सेना का पुनर्गठन प्रताप के द्वारा किया जाता है। प्रताप ने क्या किया था? सेना का पुनर्गठन किया था, सेना का पुनर्गठन करता है। और वहां एक शासक था चावंडिया, लूणा चावंडिया। राजधानी कौन सी थी उसकी? चावंड है। तो सेना का प्रताप पुनर्गठन करता है और पुनर्गठन के बाद इसके ऊपर अपना आक्रमण करता है। लूणा चावंडिया शासक था, उसके ऊपर आक्रमण करता है 1585 में महाराणा प्रताप के द्वारा सेना का पुनर्गठन करने के बाद लूणा चावंडिया के ऊपर आक्रमण करता है और अपनी राजधानी किसे बनाता है? चावंड को बनाता है। राजधानी किसे बनाता है? चावंड को यह अपनी राजधानी बनाता है। लूणा आक्रमण किया, वह राजधानी चावंड को बनाया। प्रश्न पूछा जाएगा कि चावंड राजधानी मेवाड़ के किस शासक के द्वारा बनाई गई थी? ये कौन से आते हैं? महाराणा प्रताप है। 28 वर्षों तक ये मेवाड़ की राजधानी रही। तो मेवाड़ की राजधानी चावंड किसके द्वारा बनाई गई थी? अपने महाराणा प्रताप के द्वारा है और 28 वर्षों तक इसने राजधानी के रूप में कार्य किया था। पहली राजधानी कौन सी आती है? नागदा। उदयपुर वंश से उन्होंने नागदा बनाते हैं। दूसरा, आलूराव या अल्लट आते हैं, उन्होंने राजधानी किसको बनाया था? उनके द्वारा राजधानी नागदा थी और आहड़ क्षेत्र है, दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया था। इसके बाद में जेतर सिंह था, जेतर सिंह नागदा पर बार बार आक्रमण होता तो सीधी राजधानी चित्तौड़ ले जाता है। इसके बाद में फिर राजधानी परिवर्तन की जाती है और राजधानी महाराणा प्रताप के द्वारा किसको बनाया जाता है? चावंड को। लूणा चावंडिया है, उसको 1585 में पराजित करता है और पराजित करने के बाद राजधानी चेंज करता है और 28 वर्षों तक ये क्या रहती है? अपनी राजधानी रहती है। किसकी? मेवाड़ की राजधानी के रूप में कार्य करती है। अब एक प्रश्न आता है कि मेवाड़ के शासक प्रताप को बनाने के लिए अकबर के द्वारा शिष्टमंडल भेजे, बार बार इसको बुलाया जा रहा था, बार बार इसे बुलाया जा रहा था। इसमें प्रश्न आता है कि किस शिष्टमंडल कब गया था, कौन सा शिष्टमंडल क्या है, कब जाता है, तो इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक बार इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रताप को बनाने के लिए अलग अलग शिष्टमंडल गए थे 4।
इसके अलावा भी प्रताप को बनाने के लिए कई बार अकबर ने क्या प्रयास किए थे। पहला अगर हम बात करते हैं मान सिंह, पहली बार किसे भेजा था? मान सिंह 1576 में अभियान भेजे थे, अलग अलग अभियान भेजे थे कि प्रताप को किसी तरह आप मना कर लो, आप किसी तरह प्रताप को मना कर लाओ। तो मान सिंह को इनके द्वारा भेजा गया था 1576 में है। इसके बाद आता है भगवंत दास टोडरमल है, भगवंत दास को फिर 1576 में भेजा था। वो तो शिष्टमंडल अलग थे। इसके अलावा अभियान और भेजता है प्रताप को बनाने के लिए कि किसी भी प्रकार अपने शरण में आ जाए। तो पहली बात मान सिंह को है, दूसरी बात भगवंत दास है, उसके साथ टोडरमल और अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन शाह है, उनको भी भेजा था, लेकिन ये भी क्या विफल हो जाता है, ये भी विफल हो जाता है। फिर 1576 के बाद यहाँ के लिए और एक अभियान भेजता है, वो अकबर के लिए, ठीक है। अकबर स्वयं की अगर बात करते हैं अभियान भेजता है 1576 में, अब्दुल रहीम खान खाना इसके क्षेत्र में क्या है एक अभियान फिर इनके द्वारा भेजा जाता है। ये भी विफल गया था, प्रताप ने ये भी नहीं माना था। इसके बाद की अगर बात करते हैं शाहबाज खान को है, शाहबाज खान को 3 बार भेजा जाता है, 4, 5, 6। शाहबाज खान 1577, 1578 और 1579, 1577, 78, 79 में 3 बार शाहबाज खान को भेजा था, लेकिन तीनों बार ये विफल हो गया था। प्रश्न पूछा जाएगा शाहबाज खान को कितनी बार प्रताप के लिए भेजा गया था? तो शाहबाज की अगर बात करते हैं 77, 78, 79 में 3 बार भेजा था, लेकिन विफल रहा था। फिर और अभियान भेजा जाता है 1580 की अगर हम बात करते हैं तो 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भेजा गया था। 7वां अभियान कौन सा आता है? अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना है 1580 में भेजा गया था, लेकिन प्रताप के इसकी भी बात नहीं मानता। प्रताप ने कह दिया मैं किसी भी प्रकार से अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मेरे खिलाफ कितने भी अभियान तुम भेज लो। अंतिम की अगर बात करते हैं तो 1584-85 में जगन्नाथ कछवा को भेजता है, जगन्नाथ कछवा 1584-85 अमेरिका, वही जगन्नाथ कछवा कहां का था? अमेरिका था। इसे अंतिम बार भेजा गया था। इसमें प्रश्न किस प्रकार का आएगा कि सैन्य अभियानों में किस प्रकार इसके विरुद्ध सैन्य अभियान बनाए गए? तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध प्रथम मान सिंह के द्वारा 1576 में भेजा था। दूसरा अभियान पूछ ले भगवंत दास है। तीसरा अकबर ने भेजा था, यहाँ पर कौन एक व्यक्ति है मैं नाम भूल रहा हूँ कौन सा है, ठीक है, खान खाना है, वो उसको भेजा था, ये विफल रहता है। 3 बार शाहबाज खान को भेजा था, 77, 78, 79 3 बार भेजते हैं, तीनों बार विफल आता। प्रश्न पूछा जाएगा प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खान को कितनी बार अभियान के रूप में भेजा गया था? 3 बार है, 77, 78, 79 है। 80 में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजते हैं, लेकिन ये भी विफल होता है। अंतिम बार जगन्नाथ कछवा को भेजते हैं कि प्रताप को कह देना कि ये हमारा तुम्हारे विरुद्ध अंतिम अभियान है, यदि तुमने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली, तुम हमारे अधीन आ गए तो ठीक है, नहीं तो क्या है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रताप ने कहा डरता किसको? प्रताप के सामने जब इस जगन्नाथ कछवा ने बात कही तो प्रताप ने कहा तुम डरता किसको है, मैं कभी भी उसके अधीन नहीं जाऊंगा, चाहे मैं ऐसे ही भागता भागता कहीं इधर उधर छुपता ही मर जाऊं, लेकिन उसके आधिपत्य में कभी नहीं जाऊंगा। कछवा को जानता भारमल था, भारमल ने पुत्री का विवाह किया था, तो उनसे क्या मान सिंह और कछुआ से तो वैसे महाराणा प्रताप की कोई ज्यादा बनती नहीं, क्योंकि कहता है तुमने रोटी और बेटी के लिए, हम राजपूत सरदार हैं, न तो हम रोटी बांटते हैं न बेटी बांटते हैं, लेकिन तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए रोटी बांट ली, यानी अपने उनके दरबार में बेटों और पोतों की नियुक्ति कर दी, और बेटी को तुमने बांट लिया। बेटी तो एक इस प्रकार का उपहार होती है, इसको जितना सहेजा जाए, जितने अच्छे तरह से रखा जाए उतना अच्छा होता है, लेकिन तुमने बेटी और जो रोटी है दोनों ही बांट ली, तो इसमें तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उनके आधिपत्य में कभी नहीं जाऊंगा, मैं उनके आधिपत्य में कभी नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार के जगन्नाथ कछवा अंतिम बार जाता है, लेकिन इसको मनाने में असफल होता है। अब फिर क्या था, इन्होंने इस मेवाड़ पर क्या थोड़े समय बाद अधिकार कर लेते हैं, मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। फिर शासक आते हैं, मेवाड़ का एक अभियान होता है। अकबर जो जिंदा था, महाराणा प्रताप जिंदा था, उसी समय एक दोबारा इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। 1582 में क्या दिवेर का युद्ध, 1582 में एक युद्ध होता है, दिवेर का युद्ध है।
इधर तो अगर हम बात करते हैं प्रताप स्वयं नहीं किए, प्रताप का बेटा था अमर सिंह, अमर सिंह, अब अमर सिंह, और इधर अपना था सुल्तान खान। कौन सा खान? सुल्तान खान। अब महाराणा जो प्रताप है इसके ऊपर फिर आक्रमण करता है। प्रताप का सेनापति अमर सिंह है। अमर सिंह क्या प्रताप का बेटा है। अमर सिंह फर्स्ट प्रताप का बेटा है, और इधर अकबर का सेनापति कौन था? सुल्तान खान। तो ये आमने सामने होते। अकबर का सेनापति है अपना सुल्तान खान है, और महाराणा प्रताप का सेनापति था उनका बेटा अमर सिंह। दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं। कब? 1582 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध। दिवेर का एक क्षेत्र कहां पर है? राजसमंद। दिवेर का युद्ध है, ये कहां पर हुआ था? राजसमंद में। 1582 में प्रताप का बेटा आता है अमर सिंह, और उसके सामने होता है सुल्तान खान। दोनों आमने सामने होते हैं। इस युद्ध को 1582 में लड़ा गया था, दिवेर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध कहां लड़ा गया था? राजसमंद में। दिवेर क्षेत्र कहां पर आता है? राजसमंद में है, वहीं पर यह युद्ध लड़ा गया था। इसे अगर हम बात करते हैं, इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन टोड ने, कौन सा टोड है? कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा। जिस प्रकार मैराथन में धीरे तेज स्पीड से भागते रहते हैं, उसी प्रकार युद्ध लंबे समय तक चलता, एक से नहीं एक समय में निपट गया था, धीरे धीरे चलने वाला, इसलिए इसे मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अमर सिंह के पास भाला था, वही पिताजी की तरह भाला रखता था, ये जीत गया था और ये हार गया था, हार गया था। तो दिवेर के युद्ध में अमर सिंह जीतता है और अकबर का सेनापति सुल्तान खान हारता है, यानी ये हार गया था, ये हार गया था, हार जाता है सुल्तान खान, इसमें हार मिलती है। इसके बाद पूछ लिया जाएगा कि शाहबाज खान को कितनी बार भेजा? वो 3 बार है। अंतिम बार किसने भेजा? वो जगन्नाथ कछुआ को। एक टेबल के माध्यम से मैंने बता दिया किस किस को यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हम क्वेश्चन सीरीज में इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जहां जहां के है इनके बारे में होगा तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था, और देहांत कहाँ होता है? राजधानी सावन में। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का देहांत राजधानी सावन में हो जाता है। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप स्वावलंबी, स्वार्थ, अपने अधीन में कार्य करने वाला, अपने स्वतंत्र रूप से चलने वाला शासक था। इसने कभी भी अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन कहा जाता है चावंड में इनके द्वारा जो धनुष बाण है उसकी प्रत्यंचा जो चढ़ाते हैं, इस प्रकार वो चढ़ा रहा था धनुष की, वो छूट गई, पैरों में लगी, पैर घायल हो गया, पैर चोट हो गया। तो थोड़े समय बाद स्वस्थ रहा, अस्वस्थ होने के कारण पैर ठीक नहीं हो पाया, तो उसके कारण 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है। और देहांत कहाँ पर हुआ था? इनका चावंड है, राजधानी अंतिम इनके द्वारा कौन सी? चावंड बनाई गई, वहां पर देहांत हो जाता है। इसका दाह संस्कार कहाँ किया था? बांडोली भीलवाड़ा में। महाराणा प्रताप का दाह संस्कार बांडोली भीलवाड़ा है। यहाँ पर 8 खम्भों की छतरी भी है, 8 खम्भों की छतरी बनी हुई। भीलवाड़ा में बांडोली क्षेत्र है, वहां पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया था। इनके पिताजी उदित सिंह का दाह संस्कार गोविंदा में किया गया था, और इनका स्वयं का दाह संस्कार है वो बांडोली में किया गया था। बांडोली क्षेत्र है, कहाँ का है? भीलवाड़ा है, वहां पर इनका दाह संस्कार किया गया है। अब चेतक की मृत्यु कहाँ हुई थी? बलीचा गांव है। चेतक का जो मृत्यु हुई थी वहां पर चेतक का चबूतरा बना है, बलीचा गांव, हल्दी घाटी, राजसमंद में। उसमें लिखेंगे चेतक का चबूतरा। चेतक का चबूतरा कहाँ है? बलीचा गांव, हल्दी घाटी, बलीचा गांव, हल्दी घाटी, राजसमंद है। यहाँ पर चेतक का चबूतरा बना है। चेतक की याद में इनके द्वारा चबूतरा था वो बनाया गया था। तो महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को हो जाता है। 19 जनवरी 1597 को इनका क्या है? देहांत हो गया। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ, और देहांत कब होता है?
अगर हम बात करते हैं इनका देहांत की 1597 में, इनका 19 जनवरी 1597 को देहांत हो जाता है। तो इन्होंने लगभग 56 वर्ष 9 माह जीवन यापन किया था। 56 वर्ष 9 माह तक इन्होंने क्या है जीवन यापन किया था। 57 वर्ष इनका क्या कार्यकाल, 57 वर्ष इन्होंने क्या है इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में ये रहे थे। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी शासन सत्ता का काल की अगर हम बात करते हैं तो वो इनका शासन का कार्यकाल कितना रहता है, 24 वर्ष। इन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद 28 फरवरी 1572 को होली के दिन शासन सत्ता संभाली थी और 19 जनवरी 1597 को इनका जब देहांत हुआ था तब इन्होंने शासन सत्ता छोड़ दी थी। तो इनका लगभग 24 वर्षों तक शासन के रूप इन्होंने कार्यकाल किया था। कहा जाता है जब इनकी मृत्यु होती है तो अकबर फूट फूट कर रोया था। अकबर ज्यादा रोने वाला नहीं था, ज्यादा दयालु व्यक्ति नहीं था। तो जब इनकी मृत्यु होती है, महाराणा प्रताप जब मर गए थे, तो ये कहा जाता है अकबर अकेले कमरे में गया था, फूट फूट कर रोया था। उसने कहा था ऐसा स्वावलंबी और प्रतापी शासक मैंने आज तक नहीं देखा जिसने उम्र भर किसी की दीनता स्वीकार नहीं की, स्वतंत्र रूप से रहा, अपने अड़िग इरादों पर रहा, अपने जो मकसद थे उन पर रहा और उनको पूरा करने के लिए हर क्षेत्र में हर प्रकार से सभी को एकत्रित किया और कार्य किया था। तो अकबर बहुत रोया था, एकमात्र स्वावलंबी और क्या है प्रतापी शासक था। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को इस लोक से विदा लेते हैं। इसके बाद इनके अगले वंश के शासक बनते हैं अमर सिंह। इनके शासक बने थे इनके पुत्र है अमर सिंह, और इसके बाद में आते हैं राज सिंह है और संग्राम सिंह सेकंड। ये थोड़े से इसमें रह गया, फिर हमारा मेवाड़ पूरा हो जाएगा। कल नहीं तो परसों की क्लास में मेवाड़ अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।